हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए ग्रोथ पोल मॉडल बाय पैरोक्स। ठीक है, पैरोक्स ने दिया था ये सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ग्रोथ पोल का जो सिद्धांत है वो फ्रांसिस पैरोक्स द्वारा 1955 में प्रतिपादित किया गया था। कब किया गया था? 1955 में। ग्रोथ पोल वास्तव में है क्या, जिसे हम बोलते हैं वृद्धि ध्रुव। ठीक है, क्या होते हैं वृद्धि ध्रुव? किसी प्रदेश का एक नोडल केंद्र होता है। यह एक औद्योगिक क्षेत्र होता है जो अपने आसपास के छोटे सीमांत केंद्रों को सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ पोल। आर्थिक तथा प्रादेशिक विकास से संबंधित विकास ध्रुव सिद्धांत जो है वो, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ पोल थ्योरी, का प्रतिपादन कब किया गया था? 1955 में किया गया था। में फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री, क्या नाम था इनका? पैरोक्स। ठीक है, फ्रांसीसी प्रादेशिक अर्थशास्त्री पैरोक्स ने किया था। ठीक है, ये सिद्धांत क्या बोलता है? ये सिद्धांत है क्या वास्तव में? ये वास्तव में आर्थिक विकास, किस प्रकार से आर्थिक विकास होता है उसको दर्शाता है। आर्थिक विकास के कथन एवं संरचनात्मक, किस प्रकार से उससे उसकी जो मॉडल है उसकी संरचना बनती है, कि प्रक्रिया के संबद्ध है। ठीक है, इस सिद्धांत में ये व्याख्या करने की कोशिश की गई थी कि किस तरह आर्थिक विकास की प्रक्रिया संतुलित विकास की स्थिर संकल्पना से अलग होती है। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या बताया गया है कि किस प्रकार से जो विकास है वो एक संरचना के रूप में होता है, उसके बारे में इस सिद्धांत में बताया गया है। जैसे कि इस सिद्धांत में क्या बताया गया, आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इसमें बताया गया कि सबसे पहले एक ग्रोथ पोल होता है, मतलब एक ध्रुव होता है। एक ध्रुव के रूप में जो है वृद्धि ध्रुव जिसे हम बोलते हैं, उसका विकास होता है एक जगह पे। उसके बाद में जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, वो कैसे जाती है, उसको बाद के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ सेंटर। क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ सेंटर। उसके बाद ग्रोथ सेंटर के बाद क्या आता है? ग्रोथ पॉइंट्स। ठीक है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे सभी चीज़ें, ग्रोथ पॉइंट्स। ठीक है, और ग्रोथ पॉइंट्स के बाद क्या आता है? ग्रोथ पॉइंट्स के बाद आता है सर्विस सेंटर। ठीक है, जहां से सर्विसेज जो हैं वो प्रदान की जाती हैं, सर्विस सेंटर। और सर्विस सेंटर के बाद में क्या आता है? बाहर सबसे एंड में सेंटर्ड विलेजेस। ठीक है, सेंटर्ड विलेजेस। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले ग्रोथ पोल एक जगह से जो है स्टार्ट होती है ग्रोथ, उसके बाद ग्रोथ सेंटर्स। ठीक है, उसके बाद ग्रोथ पॉइंट्स के रूप में, अलग अलग पॉइंट्स के रूप में जो है विकास होता है। और फिर सर्विस सेंटर से सेवाएं जो है वो प्राप्त की जाती हैं अंदर की तरफ। और सेंटर्ड विलेजेस और उसके आसपास जितने भी विलेजेस हैं वो सारे के सारे इस ग्रोथ पोल के साथ जुड़े होते हैं। ये किस प्रकार से होगा हम अभी डिस्कस करेंगे। वास्तव में आप इसको समझ लीजिए, यही मेन मॉडल है। ठीक है, तो किस प्रकार से, इसके बाद क्या है? पैरोक्स का जो ये सिद्धांत है, पैरोक्स के सिद्धांत के अनुसार विकास का क्रम सभी जगहों पर एक समान रूप से घटित नहीं होता है। याद रखिएगा, एक समान रूप से घटित नहीं होता है। इसका विकास ध्रुवीय केंद्रों, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, ध्रुवीय केंद्रों के बिंदुओं के रूप में, जिनकी विकास युक्त तीव्रता काफी विषम होती है, के रूप में होता है। ठीक है, एक पॉइंट के रूप में विकास सभी जगहों पे एक समय पर नहीं होगा विकास। ठीक है, इसमें यह बताया गया है। इसे प्रादेशिक विकास मॉडल भी कहते हैं। फ्रांस के अर्थशास्त्री पैरोक्स द्वारा वृद्धि ध्रुव शब्द का प्रयोग अर्थव्यवस्था के एक गतिज डायनेमिक सेक्टर के रूप में किया गया है, जो प्राणोदीय प्रकृति, प्रपल्सिव, इन शब्दों का उपयोग होगा इस मॉडल के अंदर। आपने ये समझ लेने हैं सारे के सारे शब्द, प्राणोदीय प्रकृति के उद्योगों से बना हुआ है। ठीक है, पैरोक्स के अनुसार वो क्या बोलते हैं? वे सभी केंद्र जहां से अपकेंद्रीय शक्तियां, जी अभी भी मैंने बताया, जहां से अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होती हैं और जिसके लिए अभिकेंद्रीय शक्तियां आकर्षित होती हैं, विकास ध्रुव कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अभी सेंटर में यहाँ से अभिकेंद्रीय शक्तियां बाहर की तरफ जाएंगी, हमें क्या है? गुड्स की जरूरत है, सामान की जरूरत है, तो ये बाहर जाएंगे। ठीक है, और फिर बाद में ये सभी पॉइंट्स जो है वो अंदर की तरफ आकर्षित होंगे, ये बताया गया है। ऐसा केंद्र आकर्षण और प्रत्याकर्षण का केंद्र होने के कारण इसका अपना क्षेत्र होता है, जो अन्य सभी केंद्रों के क्षेत्रों के साथ व्यवस्थित होता है। ये सभी तरह से व्यवस्थित होता है।
अब क्या बताया गया है कि विकास ध्रुव है क्या, इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि इस तरह विकास ध्रुव को एक नगर के रूप में हम कह सकते हैं, नगरीय स्थिति कहा जाता है, जहां आर्थिक क्रिया नगरीय परिधिति के क्षेत्र में विकास वो उच्चतर जीवन की गुणवत्ता को प्रज्वलित करती है। ठीक है, कि जो ये विकास हो रहा है वो क्या है, एक नगरीय क्षेत्र के रूप में है, जो कि क्या है, हमारे अच्छे जीवन स्तर, नगर में क्या होता है, विकास होता है और उच्च जीवन स्तर को प्रज्वलित करती है। सेम वैसा ही इस मॉडल में भी बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा और क्या बताया गया है, विकास पर संकेंद्रित होने वाली आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव केंद्र से बाहर एक प्रभाव क्षेत्र का विकास होता है। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि केंद्र से बाहर एक प्रभाव क्षेत्र का जो सेंटर है ग्रोथ पोल से, वहां से बाहर की तरफ जो है वो उसका प्रभाव जो है वो विकसित होगा उस क्षेत्र से। पैराडॉक्स के अनुसार आर्थिक क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार उनके, एक होता है क्या, आर्थिक योजना, जहां से योजना बनाई जाती है, दूसरा होता है प्रभाव क्षेत्र जहां पे उसका प्रभाव पड़ता है, और तीसरा होता है सजातीय समूह। जैसे मान लीजिए ये है जहां पर ग्रोथ पोल लगाया गया, जहां पे सेंटर हुआ वृद्धि, ठीक है ना, आर्थिक योजना बनाई गई, यहाँ पर इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में पड़ा। ठीक है, यहाँ से लोगों यहाँ पर सामान लाया गया, यहाँ पर मान लो कोई इंडस्ट्री स्थापित कर दी, और यहाँ से इसका प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में इसलिए पड़ा क्योंकि वहां से क्या है, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए वहां से रॉ मटेरियल क्या लाया गया, वहां से रॉ मटेरियल लाया गया। ठीक है, और फिर जब रॉ मटेरियल आसपास के क्षेत्रों से लाया गया तो उसका प्रभाव जो है वो उस पूरे क्षेत्र में पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इस रॉ मटेरियल की अच्छी कीमत जो है वो मिलने लगी यहाँ के सभी के लोगों को। तो ये क्या हुआ, एक सजातीय समूह हुआ। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला गया है, पैराडॉक्स ने कहा है कि विकास एक समय पर हर जगह नहीं होता, ये एक ऐसे बिंदु पर होता है जहां विभिन्नतापूर्ण गहनता होती है। ठीक है, एक बिंदु के रूप में होगा, जैसे यहाँ पे हुआ, वहां से इसका प्रसार भिन्न भिन्न रास्तों के सहारे बाहर की तरफ होता है। जैसे मैंने अभी बताया, वहां से इस बिंदु में यहाँ पर विकास हुआ और फिर यहाँ से बाहर के रास्तों में इसका क्या, आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ ये बढ़ता गया। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ठीक है ना, इसके बाद इसका प्रभाव जो है वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। इस मॉडल को समझने के लिए कुछ मुख्य टर्म्स हैं जिनको हम समझ लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या है, डायनेमिक इंडस्ट्री। डायनेमिक इंडस्ट्री किसे कहते हैं, गतिज उद्योग। बस ये टर्म्स हम डिस्कस करने के बाद मैं आपको पूरे मॉडल को एक डायग्राम बना करके समझाऊंगी। ठीक है, गतिज उद्योग क्या होते हैं, गतिज उद्योग यह वे उद्योग हैं जिनमें नवाचार मतलब इनोवेशन होती रहती है, नई नई आइडियाज, नए नए इवेंट्स आते रहते हैं, नई नई चीजें डालते रहते हैं। इनोवेशन की उच्च क्षमता और दूसरे उद्योगों से अंतर संबंध के कारण इन उद्योगों का प्रभाव अन्य उद्योगों पर होता है। डायनेमिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री हुई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल ले लो आप, फ्लिपकार्ट है ना, तो फ्लिपकार्ट एक नवाचार उद्योग है। उन्होंने अपने साथ और इंडस्ट्रीज को भी जोड़ ली, जैसे कोई साथ में कोरियर वाली इंडस्ट्री है वो उसके पास आ गई, प्लास्टिक पैकिंग वाली इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, तो नवाचार, नई नई टेक्निक्स, ये नए नए अपने साथ लोगों को जोड़ते जाएंगे और बाकी सभी इंडस्ट्रीज इनके साथ जुड़ती जाएंगी। तो जैसे फ्लिपकार्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल किसका हुआ, डायनेमिक इंडस्ट्री का हुआ। प्रपल्सिव इंडस्ट्री, प्रणोद उद्योग कौन से उद्योग होते हैं, वे उद्योग जो नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हैं और प्रबंधन जिनका, ठीक है ना, नवीनतम वेरी एडवांस टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हैं और प्रबंधन की तकनीक इनकी बहुत अच्छी होती है। इनके क्या होता है, इनके लिंकेज दूसरे सेक्टर से बहुत गहन और अच्छे होते हैं, मतलब लिंक्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इनके लिंक्स में जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कंपनी, प्रपल्सिव इंडस्ट्री का एग्जांपल जैसे मैं ले रही हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ठीक है ना, उनके जो संबंध है, मल्टीनेशनल कंपनीज के संबंध जो है वो आईटी इंडस्ट्री के साथ बहुत अच्छे होंगे। तो प्रपल्सिव इंडस्ट्री कौन सी हुई, मल्टीनेशनल कंपनीज, और उनके संबंध किसके साथ हुए, आईटी कंपनीज के साथ हुए। तो ये क्या हुई, एक प्रपल्सिव इंडस्ट्री हुई। जैसे मैंने अभी भी आपको डायनेमिक इंडस्ट्रीज का, गतिज उद्योग का एग्जांपल दिया, उसका जैसे मैंने डायग्राम भी बनाया, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, उसके साथ पैकिंग, प्लास्टिक को पैक करने वाले जो इंडस्ट्री है वो शुरू हो गई, उनके साथ डोर टू डोर डिलीवरी करने वाली। ठीक है ना, जैसे कि आजकल स्टार्ट हुई है ई-कांत, इसके साथ स्टार्ट हुई है फ्लिपकार्ट के साथ। तो मतलब क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये सभी डायनेमिक इंडस्ट्रीज हैं और प्रपल्सिव इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा थर्ड चीज क्या है इस मॉडल के अंदर, लिंकेज मतलब संपर्क। संपर्क आपके
दूसरी सेक्टर्स के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ये प्रादेशिक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संकल्पना है। लिंकेजेस और संपर्क दो वर्गों में बांटा गया है संपर्कों को, एक होते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस और दूसरे होते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे सबसे पहले फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं। फॉरवर्ड लिंकेजेस जिसके हम बोलते हैं अग्र संपर्क, इसके प्रभाव में आश्रित उद्योगों का विकास होता है। ठीक है ना, जो आश्रित उद्योग हैं, ठीक है, उनका विकास होगा फॉरवर्ड लिंकेजेस में। किसी आधारभूत उद्योग के उत्पादों का कच्चे माल के रूप में उपयोग करके नई वस्तुओं को बनाने वाले उद्योगों को, जो नई वस्तुओं को उपयोग करके बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आश्रित उद्योग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहा व इस्पात उद्योग के स्थापित व विकसित होने पर उसके निकट इस्पात का कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाली विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास होने लगता है। ठीक है ना, तो लोहा और इस्पात उद्योग के साथ जो बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं, जब वो स्थापित होंगी, जब वो स्टार्ट होंगी, तो इट मीन्स क्या हुआ, वहाँ पर उसका विकास हुआ। जैसे कि इसका एग्जाम्पल जैसे मैं देती हूँ आपको फॉरवर्ड लिंकेजेस का। फॉरवर्ड लिंकेजेस को समझ लीजिए पहले। फॉरवर्ड लिंकेजेस में जैसे सबसे पहले यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया आयरन, है ना, आयरन इंडस्ट्री आ गई, आयरन इंडस्ट्री लगी यहाँ पर। आयरन इंडस्ट्री के साथ इसके साथ यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री लग गई, इसके साथ यहाँ पर लग गई डोर बनाने वाली इंडस्ट्रीज। ठीक है, डोर बनाने वाली इंडस्ट्रीज लगी। उसके साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्री लगी स्विचेस बनाने वाली, ठीक है, जो स्विच बनाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लगी जो क्या कहती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है ना, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो क्या हुई, ये सारी की सारी क्या हुई, ये फॉरवर्ड लिंकेजेस, मतलब कि ये इंडस्ट्री जो है इन सारी इंडस्ट्रीज को क्या देती है, इन सारी इंडस्ट्रीज को ये क्या देती है, सामान देती है, जो इस सामान का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ फॉरवर्ड लिंकेजेस का उदाहरण। अब डिस्कस करते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस का उदाहरण। बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस के प्रभाव से सहायक उद्योगों का विकास होता है और लौह इस्पात उद्योग की स्थापना से ऐसे उद्योगों का विकास होने लगता है जिनके उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग के साथ ही स्थानीय लोह एसक, कोयला के खनन कार्यों और कच्चे माल के परिवहन में सहायक परिवहन उद्योग का भी विकास होगा। ठीक है, बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब हुआ जैसे कि हमने कहीं पर आयरन इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, तो आयरन इंडस्ट्री से के साथ जब हम आयरन इंडस्ट्री कहीं पर लगाएंगे तो आयरन इंडस्ट्री को ढोने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। सबसे अच्छा क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो भारी होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के इसके कारण क्या हुआ, तो ये ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके ही ये इंडस्ट्री चलेगी, तो ये क्या हुआ, ये बैकवर्ड लिंकेज हुआ। ठीक है ना, बैकवर्ड लिंकेज का उदाहरण हुआ। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि लोह के साथ हमें कोयला का, है ना, कोयला इसके साथ अटैच है, तो ये क्या हुआ, कोयले का उपयोग, ये कोयला जलेगा तो आयरन इंडस्ट्री भी चलेगी। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हुआ, ये बैकवर्ड लिंकेजेस का उदाहरण हुआ। अब मैं आपको जर्नल शब्दों में इस इंडस्ट्री के बारे में, इस मॉडल के बारे में बताती हूँ कि ये मॉडल वास्तव में है क्या और ये क्या बताना चाहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ध्यान से आप इसको समझ लेंगे तो आपको सारा का सारा मॉडल जो है वो समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक जगह है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लग गई। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के साथ यहाँ पर क्या क्या लगा, यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लगाने के लिए यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर यूटेंसिल्स की इंडस्ट्रीज लग गई। ठीक है, जो बर्तन बनाती है, यहाँ पर स्टील की इंडस्ट्री लगी। ठीक है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री लग गई। ठीक है, आयरन के साथ साथ। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ध्यान से समझिएगा, इस सारे क्षेत्र में बहुत सारी जब इंडस्ट्रीज लग गई तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, समूहन, सारी की सारी इंडस्ट्रीज का क्या हो गया, एग्लोमेरेशन। ठीक है, समूहन हो गया। ठीक है, समूहन होगा, पाइप की इंडस्ट्री लग गई यहाँ पर। ठीक है, समूहन हो गया। ठीक है, अब जब इन सभी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए इस आसपास के क्षेत्र से क्या चाहिए हमें, रॉ मटेरियल। क्या चाहिए हमें, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कहाँ को आने लगा, इस क्षेत्र की तरफ रॉ मटेरियल आने लगा, इधर। ठीक है, अब जब रॉ मटेरियल इस क्षेत्र पे आने लगा, यानी कि संसाधन जो थे हमारे वो इधर आने लगे। ठीक है, संसाधनों का यहाँ से संसाधनों का उपयोग होने लगा इस क्षेत्र में। ठीक है, अब उसके अलावा और क्या हुआ, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। तो इन क्षेत्रों के से आसपास के क्षेत्रों से जो
पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, वो सभी भी कहाँ आने लगे, इस क्षेत्र की तरफ आने लगे, ठीक है, अंदर की तरफ आने लगे। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारे यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेन ड्रेन हुआ, ठीक है। स्किल्ड लेबर को जॉब तो मिली, लेकिन वो अपने क्षेत्र को छोड़ के जब किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, ठीक है। तो ब्रेन ड्रेन की स्थिति हुई पैदा, ठीक है। अब जब यहाँ पर ये क्षेत्र इतना ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पर क्या हुई, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जब यहाँ से रॉ मटेरियल और ब्रेन ड्रेन हुआ, यहाँ से लोग यहाँ पर आने लगे, तो इस क्षेत्र का दायरा जो था वो बढ़ता गया और इन क्षेत्रों में आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा सुधरा और जिसके कारण आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे क्षेत्र का विकास हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले पैरोक्स क्या बोलता है कि जो विकास है वो पहले एक जगह पे हुआ, यहाँ पे जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगी, उसके साथ साथ और इंडस्ट्रीज भी लगती गई और उसके कारण फिर आहिस्ता आहिस्ता आसपास के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर आने लगे, रॉ मटेरियल यहाँ पर आने लगा, ट्रांसपोर्ट यहाँ से बाहर जाने लगा, कभी आने लगा कभी जाने लगा, जिस कारण इस पूरे क्षेत्र में सड़कों की स्थिति भी सुधरी, रोड्स की फैसिलिटीज भी सुधरी। तो आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे क्षेत्र का विकास हुआ। तो उनके कहने का मतलब है कि एक जगह से स्टार्ट होती है क्या, विकास स्टार्ट होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे क्षेत्र में वो फैल जाता है, ठीक है। यही इसका पैरोक्स का जो है वृद्धि ध्रुव का मॉडल है। बाकी टर्म्स को अब समझ लेते हैं सिंपल शब्दों में कि वृद्धि ध्रुव को एक गतिज क्षेत्र, डायनेमिक सेक्टर के रूप में देखा जा सकता है जो प्रणोद प्रकृति के उद्योगों से बना हो, ठीक है। पैरोक्स के अनुसार प्रणोद उद्योग द्वारा अन्य क्षेत्रों की औद्योगिक गतिविधियों पर अपना प्रभाव रखता है, ठीक है। और वृद्धि ध्रुव में स्थापित उद्योग और फर्म एक दूसरे के बीच संबंधों द्वारा तेज वृद्धि प्राप्त करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सेक्टर, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, वृद्धि ध्रुव अपने प्रणोदी प्रकृति के कारण क्षेत्र में तेज वृद्धि करने में सक्षम होता है, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि होती है और इसे रिसाव प्रभाव, जिसे हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है, अमीरों से गरीबों की ओर धन का प्रवाह होने को हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया कि कौन कौन सी स्टेजेस में ये मॉडल जो है वो काम करता है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होता है सबसे पहले, कि आर्थिक क्षेत्र में पर्पल्सिव इंडस्ट्री की स्थापना की जाती है। ये एक ऐसा उद्योग होता है जो अन्य उद्योगों के विकास में शोध और विकास तथा निवेश वृद्धि में योगदान देता है, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और उसके साथ बाकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट होती गई, ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या होता है, इंडस्ट्रियल एग्लोमेशन। मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ कि एक जगह में और बहुत सारे उद्योग जो हैं वो स्थापित होते गए, उसको हम बोलते हैं क्या, औद्योगिक समूहन। क्या बोलते हैं हम उसे, औद्योगिक समूहन। किसी विशेष स्थान पर आपसी अंतर संबंध फर्मों के क्षेत्रीय संकेंद्रण को औद्योगिक समूहन कहते हैं। औद्योगिक समूहन में स्थित फर्मों की भौतिक व स्थानिक निकटता सूचना, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विनिमय में मदद मिलती है। किसी समूह उद्योगों के एकत्रण में औद्योगिक उपकरण तथा सेवाएं आसानी से सुलभ होती हैं। तीसरी स्टेज में क्या हुआ, मैंने बताया था आपको, ब्रेन ड्रेन वाली स्थिति हुई, वही सेम लिखा है यहाँ पर, बैकवॉश इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं, प्रतिवाही प्रभाव। प्रादेशिक विषमता एवं प्रतिभा का पलायन होता है। ब्रेन ड्रेन मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, रेफर्स टू माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री टू डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अब चौथे स्टेज में क्या हुआ, चौथी स्टेज में इस मॉडल में क्या बनता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। पूरे क्षेत्र की क्या हो जाती है, आर्थिक वृद्धि की लहर होती है और रीजनल इनइक्वालिटी, जो प्रादेशिक विषमता जो है वो समाप्त हो जाती है। पहले एक जगह पे स्टार्ट हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या हुआ, पूरे प्रदेश का क्या हुआ, विषमता समाप्त हो गई। तो इस मॉडल की क्या विशेषताएं हैं वो भी मैंने डिस्कस की हैं इसमें। इनकी जनसंख्या बड़ी होती है, जैसे मैंने बताया आपको, आहिस्ता आहिस्ता जनसंख्या बड़ी होती जाती है। आर्थिक गतिविधियों में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का प्रभुत्व होता है, ठीक है ना, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में प्रभुत्व हुआ और इसमें औद्योगिक एवं तकनीकी फलों के साथ साथ वित्तीय संस्थान वहां पर स्थापित होते हैं, शिक्षण संस्थान आदि भी उपस्थित होते हैं। जब किसी एक क्षेत्र में, देखिए ध्यान से सुनिए, जब इस एक किसी क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री लगी, उसको चलाने के लिए स्किल्ड लोग आए, तो स्किल्ड लोगों के बच्चे भी पढ़ेंगे वहां पर, लोग ऑफिस में भी जाएंगे, वित्तीय संस्थान वहां बनेंगे, तो आहिस्ता 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 करते करते उस पूरे के पूरे क्षेत्र का विकास हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ पोल थ्योरी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और काफ़ी मदद मिलेगी आपको इस वीडियो से आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।